आज व्यू 360 में मौशी पाबंदियां ट्रंप इंतजामिया की खारजा पॉलिसी का अहम सुतून, मगर इनके मतलूबा नताइज क्यों नहीं मिल रहे। भारत के इंतखाबात का 5वां मरहला शुरू, मुसलमान वोटर क्या सोच रहा है। और मेड इन पाकिस्तान सेगमेंट में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तज़ीन व आराइश। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव एक नए मरहले में दाखिल होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपना एक तैयारा बरदार बहरी जंगी बेड़ा और बॉम्बर टास्क फोर्स मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला किया है। वजह क्या है, ये जानने के लिए हम चलेंगे इरम अब्बासी की जानिब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, क्या वजह बताई जा रही है और किन उहदेदारों की जानिब से स्टेटमेंट्स इस बारे में सामने आई हैं? जी सारा, गुज़िश्ता रोज़ जो बयान आया है उसमें अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के जो सदर ट्रंप के मुशीर हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने ये कहा है कि ये इक़दामात अमरीका इसलिए ले रहा है ताकि ईरान पे ये वाज़े कर दिया जाए कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात या उसके इत्तेहादियों पर हमला करने की कोशिश की तो उसको मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। इस ताज़ा अमरीकी इक़दाम के रद्द-ए-अमल में अभी तक ईरान से हमने कोई स्टेटमेंट नहीं देखी है, और इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह अप्रैल के शुरू में जो बहरी बेड़ा जिसे USS अब्राहम लिंकन कहा जा रहा है वो रवाना किया गया था जब अमरीकी बंदरगाह से, तो बताया ये जा रहा है कि उसमें फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और लगभग 6000 सेलर जो हैं वो उस पर मौजूद हैं। ईरान ने जो है, जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ट्रंप इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो ईरान को लेकर अपनी उस पर हर किस्म का दबाव डालने वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है ताकि ईरान जो है वो अपना रवैया बदले, जिसमें उनके रवैया बदलने से मुराद ये है कि ईरान जो है दहशतगर्द ग्रोहों की हिमायत ख़त्म करे, और साथ ही साथ वाइट हाउस का ये कहना है कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिज़ाइल है वो मिज़ाइल प्रोग्राम वो अमरीका के लिए ख़तरा है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता माह ही अमरीका ने जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको दहशतगर्द गिरोह करार दिया था, जिसके बाद फिर ईरान ने जवाबन अमरीका को दुनिया भर में दहशतगर्द फैलाने वाला मुल्क करार दिया, जबकि मशरिक़ वुस्ता में उसकी तैनात अफवाज को भी दहशतगर्द करार दिया था। और एक और दिलचस्प और काबिल गौर बात यह भी है कि अमेरिका के जो ओहदेदार उन्होंने ये तो कहा कि ईरान की जानिब से परेशान कुन धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उनकी तफसील नहीं बताई कि किस नौयत की हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसी कोई डिटेल्स नहीं दी गई कि आखिर ताज़ा धमकियां ईरान की तरफ से मिली क्या है। सिर्फ बयान में ये कहा गया है कि ट्रबलिंग वार्निंग्स आई हैं ईरान की जानिब से, लेकिन असल में ताज़ा धमकियों में क्या है, ऐसा क्या इंदिया मिला है, क्या इंटेलिजेंस है, इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं दी गई। ऑलराइट, इरम अब्बासी हमारे साथ थी कैपिटल हिल से, और तफसील हमें दे रही थी कि अमेरिका की जानिब से जो बहरी बेड़ा खलीज फारस की तरफ रवाना हुआ है उसके बारे में। बहुत शुक्रिया इरम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अस्करी इक़दामात के साथ साथ मुआशी पाबंदियों को खारजा पॉलिसी के एक अहम हथियार के तौर पर देखते हैं। इस वक्त ईरान के साथ साथ वेनेजुएला और शुमाली कोरिया ऐसे मुल्क हैं जो बड़े पैमाने पर अमेरिका की पाबंदियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन को इन पाबंदियों के मतलूबा नताइज हासिल होते नजर फिर भी नहीं आ रहे। ऐसा क्यों है, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। वेनेजुएला में सोशलिस्ट लीडर निकोलस मादुरो को अपोजिशन के एहतजाजियों की जानिब से निकालने की कोशिशों में बैनुल-अक़वामी हिमायत जोश और वलवले का बाइस बनी है। इस हिमायत में वेनेजुएला की तेल की सनत पर अमरीकी पाबंदियां और अमरीका और 50 दीगर मुल्कों की जानिब से अपोजिशन लीडर जुआन गुआइडो को अबूरी सदर की हैसियत से तस्लीम करना शामिल है। ताहम निकोलस मादुरो शदीद सियासी सख्तियों के जरिए अभी तक बरसर इक़्तिदार रहने में कामयाब हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फौजी ताकत के इस्तेमाल के अलावा ट्रंप इंतजामिया के पास चंद ही ऐसे इक़दामात बाकी बचे हैं जो वेनेजुएला में तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए इसके नुकसानात महदूद हैं, तो इम्कान ये है कि इसके फ़वाइद भी महदूद होंगे, लेकिन ज्यादा नुकसानात के जरिए ज्यादा फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इन मुल्कों पर हमला कर दें, इनकी हुकूमतें तब्दील कर दें और इन्हें अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनाने पर मजबूर कर सकें। पिछले हफ्ते सदर ट्रंप ने निकोलस मादुरो को मुबैना तौर पर 20,000 सिक्योरिटी एहलकार फराहम करने पर क्यूबा को इक्तिसादी नाकाबंदी की धमकी दी। वो इस नजरिए पर काम कर रहे हैं जो 90 की दहाई में पेश किया गया। वो ये है कि आपको दूसरे मुल्कों को कोई एक इंतखाब करने पर मजबूर करना चाहिए कि आप या तो हमारे साथ कारोबार करें या ईरान, क्यूबा या शुमाली कोरिया के साथ। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, सदर ट्रंप की सिक्योरिटी टीम ने हाल ही में जनूबी कोरिया और जापान जैसे हलीफों समेत दूसरे ममालिक को खबरदार किया है कि अगर वो ईरान से तेल खरीदना जारी रखेंगे तो उन्हें पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ये पाबंदियां किसी हद तक अमरीकी इत्तेहादियों की ईरान पर ये दबाव बढ़ाने पर मजबूर करने पर कारगर साबित हो रही हैं।
کہ وہ اپنے جوہری عزائم سے دستبردار ہو جائیں اور مشرق وسطی مسلح جنگجوؤں کی حمایت بند کر دے۔ ان کی حکومتوں کی جانب سے اپنی پالیسیز کی واضح مخالفت کے باوجود ٹرمپ نے یورپی ملکوں کو ایرانی معیشت سے الگ ہو جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی مخالفت کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ یہ ممکنہ طور پر شمالی کوریا پر ٹرمپ حکومت کی قیادت میں پابندیاں تھیں، جن کے باعث پیونگ یانگ نے بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے تجربے ملتوی کرنے اور ڈی نیوکلرائزیشن پر بات چیت کی حامی بھر دی۔ تاہم واشنگٹن کے اس مطالبے پر بات چیت تعطل کا شکار ہے کہ پیونگ یانگ پابندیاں اٹھائے جانے سے قبل اپنے جوہری ہتھیار بالکل بند کر دے۔ تجزیہ کاروں کو شبہ ہے کہ اقتصادی پابندیاں کسی مخالف ملک کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ان سے بڑی تبدیلیوں کا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ کم اثر ہوتی جائیں گی اور ہدف بنائے جانے والے ملک ان سے بچ نکلنے کے راستے ڈھونڈ لیں گے۔ برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے لیے بھی تقریباً $2 ارب کے فنڈز روکے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک بڑا حصہ تو پاکستانی فوج کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ملنے والے کولیشن سپورٹ فنڈز پر مشتمل ہے۔ اس وقت پاکستان بین الاقوامی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا FATF کی گرے لسٹ پر بھی ہے۔ یہ اقدام بھی امریکہ کی تجویز پہ اٹھایا گیا، لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بھارت، جو کہ FATF کے ایشیا پیسیفک گروپ کا اس وقت شریک صدر ہے، اس لسٹنگ کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ FATF ستمبر تک یہ فیصلہ کر دے گی کہ آیا پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے یا نہیں، لیکن یہ فیصلہ کس حد تک سیاسی بنیادوں پہ ہوگا، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کار سحر خان سے۔ سحر، ویلکم ٹو ویو 360۔ جیسا کہ ہم نے کہا، بھارت اس وقت ایشیا پیسیفک گروپ کا شریک صدر ہے، اور اس کے وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے حال ہی میں کہا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ اب ایک طرف تو ریویو جاری ہے، تو ایسا بیان اس ریویو کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے، اور پاکستان کا جو موقف ہے کہ انڈیا اس کو پولیٹیسائز کر رہا ہے اور غلط طریقوں سے پریشر ڈال رہا ہے، پاکستان کے موقف کو کتنی اہمیت ملے گی ڈیسیجن میکنگ میں؟ ٹیکنیکلی جو FATF ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے، تو اس کو جو ہے کسی بھی سیاست کو اٹینشن نہیں دینی چاہیے، یعنی وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اور جو بھی انڈیا اور پاکستان آپس میں چاہتے ہیں وہ بے شک جیسے ایک انڈیپینڈنٹ چیز رہنی چاہیے۔ جو اسیسمنٹ جو FATF کرے گا وہ 2 چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ ایک تو ہے ٹیکنیکل کمپلائنس، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قانونی یا انسٹیٹیوشنل فریم ورکس کو جو پاکستان نے بنایا ہے، ان کو طاقت دی ہے، ان کو اسٹرینتھن کیا ہے، وہ کیا گیا ہے کہ نہیں، یعنی پولیس کو طاقت دی گئی ہے مناسب تاکہ وہ دہشت گردی کی فائنانسنگ کو ختم کریں، اور جتنے بھی انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، ہر فیڈرل ایجنسی میں کوئی نہ کوئی انویسٹیگیٹو ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو جتنے بھی ایجنسیز کاؤنٹر ٹیررزم کرتے ہیں، کاؤنٹر فائنانسنگ کرتے ہیں، ان کو طاقت دی گئی کہ نہیں، تو وہ ٹیکنیکل کمپلائنس کا ایک اسیسمنٹ ہوتا ہے۔ جو دوسری چیز جو FATF اسیس کرے گی وہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں افیکٹو اسیسمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی طاقت ان انسٹیٹیوشنس کو دی گئی ہے وہ نتیجہ ہمیں دے رہے ہیں کیا نہیں، اور وہ جو نتیجہ جو FATF ڈھونڈ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسیز ہیں وہ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں، یعنی وہ کتنے کھلے عام انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایجنسیز کے ساتھ کام کریں کہ دہشت گردی کی فائنانسنگ ختم ہو، اور پھر یہ بھی وہ دیکھنا چاہیں گے کہ کتنی کوآرڈینیشن ہے آپس ایجنسیز میں۔ پاکستان میں ابھی کوئی 17-18 فیڈرل ایجنسیز ہیں، ان میں سے ہر ایک ایجنسی کا کوئی نہ کوئی سیکشن، تھوڑا سا بڑا تھوڑا سا کم، جو کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ پہ کام کرتا ہے، لیکن یہ لوگ آپس میں کوآرڈینیٹڈ نہیں ہیں۔ تو FATF کی ایک ریکمنڈیشن یہ تھی کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کریں تاکہ کوآرڈینیشن کو بہتر کریں اپنے آپس میں۔ تو لیکن سر میں یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے کہا کہ FATF کو نہیں کرنا چاہیے ایک بات ہے، اور کرتا ہے یا نہیں کوئی بھی ادارہ ایک خاص طریقے سے کام، اور خاص طور پہ سیاسی دباؤ میں آتا ہے یا نہیں، وہ ایک دوسری بات ہے۔ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی دباؤ کارگر ثابت ہوتا ہے، افیکٹو ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں FATF اگر چاہتا ہے کہ وہ کریڈیبل ایک آرگنائزیشن رہے، ابھی تک تو وہ کریڈیبل رہا ہے، لیکن اگر اس نے سیاست کو زیادہ اٹینشن دی تو وہ اپنی کریڈیبلٹی کو جیسے خطرے میں ڈالتا ہے، تو آئی تھنک وہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے فرینکلی۔ تو بے شک انڈیا ایک ہے، چل رہی ہے موومنٹ کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، اور یہ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن خان حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ دکھائیں کہ پچھلے 15 مہینے سے، جو 15 مہینے جولائی میں ختم ہو جائیں گے، کہ ان 15 مہینے میں پاکستان نے کیا کیا ہے۔ مطلب اس پولیٹیکل پریشر کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اقدامات کے ذریعے آپ اس لاجک کے ذریعے لڑیں آپ، اور اقدامات کو سامنے لے کے آئیں کہ ٹھوس اقدامات کیا اٹھائے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کی بلیک لسٹنگ ہوئی ہے، کیا اس سے پاکستان کا کیس مضبوط ہوگا یا نہیں؟
ये जरा एक ट्रिकी सवाल है। इंडिया जो है एक तरफ से कह रहा है कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। एक लिहाज से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी एक विक्ट्री है, क्योंकि ये दिखाता है कि जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि इस तरह के जो जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम ना करें पाकिस्तान में। और वज़ीर आज़म खान ने भी बहुत खुलेआम कहा है कि इस तरह के दहशतगर्दों का पाकिस्तान में कोई काम नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली क्या अफेक्ट करेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि जो मसूद अजहर का जो डेजिग्नेशन किया गया है उससे इंडिया जो पुलवामा अटैक्स हुए हैं, यूरी में जो अटैक्स हुए हैं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मसूद अजहर को डेजिग्नेट किया गया है क्योंकि जब वो हरकतुल मुजाहिदीन के मेंबर थे, उनके ताल्लुकात अलकायदा के साथ। और ये जो यूएन है 1267, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को देखती है जो अलकायदा और तालिबान के साथ ताल्लुकात रखते हैं। और एक और भी बड़ा इसके अंदर कह लीजिए कि एक और भी काबिल गौर बात ये भी है कि पाकिस्तान के कहने पे ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान की कोशिशों के बावजूद ब्लैक लिस्ट किया गया और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ब्लैक लिस्ट किया गया। सहर खान हमारे साथ ही इस वक्त बजरिया स्काइप केटो इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तजियाकार, हम FATF पे सियासी दबाव के बारे में बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सहर आपके वक्त का। फलस्तीनी हुकाम ने दावा किया है कि 2 रोज से जारी कार्रवाइयों के बाद इसराइल के साथ फायर बंदी का मुआहदा तय पा गया है। हफ्ते को शुरू होने वाली लड़ाई के बाद खित्ते में जंग का खदशा पैदा हो गया था। इत्तलात के मुताबिक हालिया लड़ाई में 9 अस्करियत पसंदों समेत 23 फलस्तीनी हलाक हुए हैं, जबकि 4 इसराइली भी इन वाकयात में हलाक हुए। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक फलस्तीनी तंजीमों हमास और इस्लामिक जिहाद के ओहदेदारों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि मिस्र ने फरीकैन के माबैन फायरबंदी में किरदार अदा किया। मुआहदे के तहत गजा से इसराइल पर रॉकेट हमले बंद किए जाएंगे, जबकि इसराइल भी गजा में कोई फिजाई या जमीनी कार्रवाई नहीं करेगा। मिस्र के एक नुमाइंदे ने शनाख्त ना जाहिर करने पर अमन मुआहदे की तस्दीक की है। हफ्ते के रोज कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब गजा की जानिब से जनूबी इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे गए, जिसके बाद इसराइली फिजाइया और जमीनी अफवाज ने गजा में बमबारी की। दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहां आपको बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और मज़ामीन भी मिलेंगे। इसके अलावा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर हम आपके लिए तमाम तर खबरों के साथ साथ फेसबुक लाइव न्यूज़ बुलेटिन और इंटरव्यूज भी लेकर आते हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीका के खुसूसी मंदूब ज़ल्म खलीलजाद और तालिबान के दरमियान कतर में दारुल हुकूमत में जो कि दोहा है, वहाँ मुज़ाकरात का छठा दौर जारी है। सफीर खलीलजाद ने ट्विटर पर पैगाम में जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी अमन अमल का नतीजा ये होता है कि फरीकैन हथियार फेंक देते हैं। फरीकैन का तशद्दुद में कमी पर मुत्तफिक होना इस नतीजे को हासिल करने के लिए ज़रूरी है और इखलाकी तौर पर एक जिम्मेदाराना फैसला भी। लेकिन हमने देखा कि तालिबान ने माह रमज़ान के आगाज़ पर जहाद की कॉल दी है, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान पर जोर दिया है कि वो इस महीने का एहतराम करते हुए हालिया अफगान अमन मुशावरती जिरगे के मुतालबात पर गौर करें। गुज़श्ता हफ्ते काबुल में मुनक़िद होने वाले 5 रोज़ा लोया जिरगे में तकरीबन 3200 अफराद ने शिरकत की थी और 23 तजावीज़ पर इत्तफाक किया था, जिनमें रमज़ान में तालिबान के साथ जंगबंदी, कैदियों का तबादला और अफगानिस्तान में तालिबान का दफ्तर खोलना शामिल हैं। साथ ही ये जोर भी दिया गया कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करते हुए बैनुल-अक़वामी ताकतें काबुल हुकूमत को भी राब्ते में रखें। तालिबान ने न सिर्फ तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया, बल्कि इस जिरगे को भी दुश्मन की साजिश करार दिया। इस वक्त हम चलेंगे इस्लामाबाद आयशा तंजीम की जानिब, जो लोया जिरगा के दौरान अफगानिस्तान में ही मौजूद थी, और उनसे हम ज़मीनी सूरत हाल के बारे में जान लेंगे। आयशा, ये बताइएगा कि तालिबान ने, हमने देखा था कि पिछले साल ईद उल फितर पे जंगबंदी पे वो आमादा हो गए थे। इस बार एम्बेसडर खलीलजाद और सदर गनी दोनों जोर दे रहे हैं, लेकिन तालिबान रजामंद होते नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है? देखिए सारा, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर रमजान में फॉर एग्जांपल जंग बंदी कर दें, 1 महीना है, तो जो एक मोमेंटम तालिबान का इस वक्त बना हुआ है वो टूट जाएगा और वो नहीं चाहते कि टूटे। दूसरी बात ये कि जैसा आपने बताया कि वो अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात की मेज पर हैं। इस वक्त दोनों ही साइड्स ये चाहती हैं, अफगान हुकूमत भी और तालिबान भी, कि मैदान जंग में उनका पलड़ा भारी हो ताकि वो मुज़ाकरात की मेज पर उससे फायदा उठा सके। ठीक है, अपना मोमेंटम नहीं ब्रेक करना चाह रहे। ये बताइए आयशा, आप लोया जिरगे के दौरान काबुल में थी, आम लोग क्या सोच रहे हैं? सारा आम लोगों का सेंटिमेंट ये है कि वो इस जंग से इतने तंग आ चुके हैं कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी चाहते हैं। सो जो सबसे बड़ी डिमांड हमने सुनी सड़कों पे वो ये कि किसी भी तरह जंगबंदी हो और उसके बाद बात आगे बढ़े। लेकिन जो लोया जिरगा था, इसके बारे में थोड़े से डिवाइडेड व्यूज थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बड़ी अच्छी बात है कि लोया जिरगा हो रहा है, कुछ लोगों का ख्याल था कि इस वक्त ये वक्त और पैसे का ज़िया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ने इसको बॉयकॉट भी किया था और इसको
प्रेसिडेंट गनी की इलेक्शन कैंपेन कहा था, लेकिन इन जनरल जो अफगान हैं वो अब अमन चाहते हैं और वो जंग बंदी चाहते हैं जल्द अज जल्द। ऑलराइट, और आपने वहाँ पे जिन लोगों से बात की उस पर मुश्तमिल आप एक रिपोर्ट भी लेकर आई हैं, तो उस पर हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो किस बारे में है। जी, जब ये लोया जरगा हो रहा था तो वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जिनका ख्याल था कि वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है और वो ये सोच रहे थे कि वो किस तरह से हुकूमत पर प्रेशर डालें कि उनका जो नुक्ता नज़र है वो भी सामने रहे। तो ऐसे ही कुछ लोगों से इस रिपोर्ट में आपकी मुलाकात करवाते हैं, आइए देखते हैं। आर्ट लॉर्ड्स नामी आर्ट ग्रुप के फनकार काबुल की दीवारों पर नक्शो निगार बनाने में मसरूफ हैं। शहर में आजकल दिखाई देने वाले फन के बेशतर नमूनों का सेहरा इसी ग्रुप के सर जाता है, जो 2014 में कायम हुआ था। ये ग्रुप आर्ट के जरिए समाजी तब्दीलियां लाने का ख्वाहां है। इस वक्त ये फरखुंदा का म्यूरल बना रहे हैं। फरखुंदा को मार्च 2015 में तौहीन मजहब के इल्जाम में लोगों के एक हुजूम ने पत्थरों से मार कर हलाक कर दिया था। अगरचे ये आर्ट ग्रुप कदामत पसंद अफगानिस्तान में बहुत एहतियात से काम लेता है, लेकिन फिर भी इनके काम में जुर्रतमंदी का इजहार बढ़ता जा रहा है। रोया सादात तालिबान के बाद अफगानिस्तान की पहली खातून फिल्म डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म्स और ड्रामों को आलमी सतह पर सराहा जा चुका है, लेकिन वो तालिबान के साथ जारी मुज़ाकरात पर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हमारी बुनियादी तशवीश ये है कि हमें नहीं पता कि इस फन के बारे में तालिबान की सोच क्या है और उनका अफगानिस्तान में मीडिया, सिनेमा और मौसीकी के बारे में क्या रद्द-ए-अमल होगा। ऐसे में जबकि अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और अफगानिस्तान में एक लोया जिरगा ने मुस्तकबिल में तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए लाए अमल तैयार किया है, अफगान फनकार महसूस कर रहे हैं कि इस अमल में उनका कोई हिस्सा नहीं। जब भी जिरगे, मुज़ाकरात और मुशावरत होती है तो बहुत कम मौक़ों पर आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट को शामिल किया जाता है। मेरे ख्याल में हमारे लिए काबुल में होने वाले जिरगों और दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में कोई जगह नहीं है, लेकिन हम अपना पैगाम मुज़ाकरात की मेज तक पहुँचाने के लिए रास्ते निकाल लेंगे। उमैद शरीफी का कहना है कि उनकी उम्मीदें अफगानिस्तान की नौजवान नस्ल से वाबस्ता हैं, जो आर्ट और मौसीकी में पले बढ़े हैं और वो इसे तर्क करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि तालिबान को भी इस नए अफगानिस्तान के साथ चलना पड़ेगा। जी आयशा, और ये जो हमने सेंटिमेंट देखा ये कई ग्रुप्स में है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो तालिबान कहते हैं कि वो खवातीन की फॉर एग्जांपल एजुकेशन और काम करने के हक में है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानों को ये डर है कि जो तालिबान की डेफिनेशन है काम करने की और जो उनकी डेफिनेशन है या जो उन्होंने अब तक बेहतरी अफगान सोसाइटी में आ गई है, कहीं उसको तालिबान आके रिवर्स करने की कोशिश ना करें। ऑलराइट, बहुत से मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के जिनके अलग अलग कंसर्न्स हैं। आयशा, तंजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिपोर्टिंग। थैंक यू फॉर हैविंग। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात का 5वां मरहला आज से शुरू हो गया और इंतखाबात कुल 7 मराहल में मुकम्मल होंगे। मुसलमान भारत की कुल आबादी का 14% है। बीजेपी हुकूमत पर यह इल्जाम लगता है कि उसने मुसलमानों को दीवार से लगा दिया है। अब जबकि भारतीय एक नई हुकूमत मुंतखब करने जा रहे हैं, क्या मुसलमानों का वोट मुत्तहिद है और क्या वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा? यही जानने की कोशिश की है आज दिल्ली से रितुल जोशी ने। भारत का मुसलमान मुल्क में जारी इंतखाबात में किस जमात का साथ देगा? सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के एक सर्वे में कांग्रेस मुसलमानों की पहली पसंद के तौर पर उभरी है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। रीजनल पार्टी के उदय ने जिस तरह से 1992-93 के बाद भारतीय राजनीति को बदला है, उसमें बड़ा मुश्किल है कि एक सेगमेंट ऑफ वोटर किसको वोट देगा, ये प्रेडिक्ट करना। मुसलमान उतना ही जातों बिरादरियों में बटा हुआ है, शिया सुन्नी में, बरेलवी देवबंदी में, सारी हिंदू जातियां हैं, मुस्लिम जातियां हैं, तो उसका एक असर होता है। और जब कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि 60-65% मुसलमान किसी एक पार्टी को जाए तो हम कहते हैं मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो गया। 30-35 फिर भी बढ़ता है 2-4 अलग अलग पार्टियों में। भारत की पार्लियामेंट की 543 सीटों में से सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां मुसलमानों की आबादी मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। यूपी में 2 ताकतवर इलाकाई जमातों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद को मुसलमानों की बहुत हिमायत मिल रही है। बाकी रियासतों में भी मुसलमानों की नजर बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत पार्टी या अलायंस पर है। कांग्रेस इसमें रुचि इसलिए नहीं ले रही, मुसलमानों को एक ग्रुप करेंगे तो उनको भी लगेगा कि जो हिंदू वाला उनका सेगमेंट
एग्रीमेंट है वो टूट जाएगा। मुसलमान भारत की आबादी का 14% है, लेकिन क्या उनका वोट किसी जमात को जिता या हरा सकता है? पूरी देश में यही भावना होगी माइनॉरिटीज़ की कि अपना वोट बंटने न दें, एक तरफा जाने दें। ऑफ कोर्स अगर माइनॉरिटीज़ के वोट एक तरफा जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि जो पार्टी को वोट करते हों वो नेसेसरली जीतेगी। अभी आप कहें मुसलमान जाएगा कहाँ, तो मुसलमान इस देश के आम गरीब हिंदू की तरह, दलित की तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ जाएगा। 2014 के इंतखाब में सिर्फ 4% मुसलमान ही लोकसभा तक पहुंच पाए थे। इसके बावजूद CSTS के सर्वे के मुताबिक भारत के 85% मुसलमान मानते हैं कि उनके वोट में ताकत है। भारत का मुसलमान अभी भले ही ये न समझ पा रहा हो कि उसका अगला हुक्मरान कौन हो, लेकिन इतना उसे जरूर समझ आने लगा है कि अगर सियासी हलकों में उसे अपने हक की आवाज बुलंद करनी है तो सबसे पहले उस सोच से लड़ना होगा जो मुसलमान को महज एक वोट बैंक की तरह समझती है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। और अब आखिर में हमारा हफ्तावार सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान। दुनिया भर में इस्लामी तर्ज तामीर में टाइल वर्क नुमाया नजर आता है और इस तरह का काम पाकिस्तान के अक्सर मज़ारों, दरगाहों और तारीखी इमारतों में भी दिखाई देता है। कराची में वाक़ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने एक ऐसे शाहकार में तब्दील कर दिया है जिसकी खूबसूरती शायद सदियों मांद ना पड़े। आइए देखते हैं कराची से सिद्रा डार की रिपोर्ट मेड इन पाकिस्तान में। मकबूल कमर म्यों रंगों को जुबान देने में महारत रखते हैं। लगभग 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल इनके काम ने वक्त के साथ जहां जिद्दत को अपनाया, वहीं पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी पहचान बनाई। पहले ये सारा काम जो है तकरीबन 100% जो है ये सब हैंडमेड होता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, कंप्यूटर आ गया, उसके बाद हम और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में चले गए। अभी भी जितना काम होता सब हाथ से ही है, पर इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है जी। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तामीर नौ के बाद इसकी आराइश एक अहम मरहला था। ये काम मकबूल म्यों को सौंपा गया। मकबूल बताते हैं कि उन्होंने अपने दिलकश डिजाइन्स को ऐसी टाइल से बनाया है जो सदियों खराब नहीं होंगी। ये टाइल डिज़ाइनिंग्स, कुछ कलर्स, ये सब पाकिस्तान के हैं और इसकी लाइफ जो है अब तक जितने भी पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाइफ है। तकरीबन आप इसको कह सकते हैं 2500 या 3000 साल तक इनके कलर्स को या किसी किस्म की जो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर मज़ाहिर हाशमी के मुताबिक मज़ार की असर नौ तामीर से ज़ायरीन के लिए गुंजाइश वसी हुई है और नया आर्ट वर्क ज़ायरीन के लिए यहाँ हाजिरी देने के तजर्बे को मज़ीद यादगार बना देगा। यहाँ पे लोग अपने डिवोटीज़ जो आते हैं वो प्रॉपर अपनी इबादत करें, अपनी नमाज नवाइल जो पढ़ते हैं वो पढ़ें, हाज़िरियाँ प्रॉपर तरीके से दें। एरिया कॉटन ऑफ करके काम कराए विदाउट एनी हर्डल के हमने बंद कराओ मज़ार शरीफ। मज़ार की दीवारों और छत पर होने वाला काम कई मुल्कों के आर्ट वर्क का मिलाप है। अब्दुल्ला शाह गाजी की ख़ास बातें यहाँ 3 तरह का काम हुआ है, टर्किश है, ईरानी है और लोग पाकिस्तानी जो है वो इसके अंदर काफ़ी डिज़ाइंस हैं। मज़ार का गुंबद इस आर्ट वर्क का हिस्सा न था, लेकिन मकबूल म्यों की रंगों से इश्क की दास्तान के नकूश कुछ माह बाद गुंबद पर भी नजर आएंगे। मज़ार के अहाते में किए जाने वाला ये नफीस काम कोई आम नहीं। इसने जहां मज़ार की खूबसूरती में इजाफा किया है, वहीं आने वाले कई बरसों बाद इस आर्ट को लाजवाल और बेमिसाल काम के तौर पर जाना जाएगा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से आप सबको माह रमज़ान मुबारक। व्यू 360 में कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।